घर की नौकरानी मुझे रोज़ कहती थी कि डॉक्टर साहिबा आप रात की शिफ्ट ना करें। आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों की कुछ समझ नहीं आती थी। एक रोज़ मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर अचानक से जल्दी घर पर वापस आ गई थी। तो मेरे कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। पति तो घर पर था ही नहीं। लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी कि छोटी बेटी मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बिना ही पलट जाती थी। शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी। जब मैं उसे 3-4 बार ऐसे करते हुए देखती तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि खैर तो है ना, तुम्हें कोई बात करनी है क्या। मुझे लगा था कि शायद इसे पैसों का मसला होगा, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का यही तो होता है कि इन्हें हर वक्त पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैं भी इसलिए इससे पूछ ली कि पैसों की तो ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगी कि नहीं बेगम साहिबा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कुछ और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नज़र आ रहे थे। मैंने उसे कहा कि जल्दी बताओ, मुझे अस्पताल के लिए देर हो रही है। तो कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि रात की नौकरी ना किया करो। मैंने चौंक कर बहुत ही गौर से उसे देखा। उसकी ये बात कहने का क्या मतलब था कि मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूँ। वो होती कौन है मुझे ये सलाह देने वाली। मुझे गुस्से में देखकर वो बिना कुछ कहे जल्दी से वहां से भाग गई। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज्यादा काम करने होंगे, इस वजह से ऐसा कह रही है। खैर वैसे भी मुझे काफी दिनों से उसका रवैया बहुत अलग सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अस्पताल में आई। वैसे तो मेरी 1 साल पहले से मेरे दिन की ड्यूटी हुई थी, लेकिन अगले 2 साल में मैं नाइट की ड्यूटी भी कर रही थी और मुझे इसमें कोई मसला नहीं होता था कि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने नौकरानी को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वे दिन रात हमारे घर में ही रहेगी और शाम को तो मेरा पति भी घर पर चला जाता था, तो इसलिए मुझे कोई फिक्र ही नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब और गरीब से ख्यालात आ रहे थे कि कहीं वो मेरे पीठ पीछे कोई गलत काम ना कर रही हो। अक्सर मेरे साथ की औरतों की बातें सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपनी नौकरानी के सर पर छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया था और छुप कर दूसरी शादी कर ली थी। जब से मैंने ये खबर सुनी थी तो मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा था। एक तरफ मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था कि आमिर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, और मुझे इस नौकरानी पर भी विश्वास था कि वो एक शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि किसी को बदलते हुए देर नहीं लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नजर रखने का फैसला कर लिया था। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति नौकरानी के हाथ का ही नाश्ता कर कर चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर नाश्ता बना कर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि अगली सुबह मेरी आंख ही नहीं खुल पाती थी। अगले कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई बात नजर ही नहीं आई थी, तो मैं भी आराम से हो गई थी। लेकिन वो फिर से एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी कि बेगम साहिबा, अगर आप मेरी बात माने तो आज आप अपनी ड्यूटी दिन में करवा लें। आपके जाने के बाद आपके किए की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। वो बहुत गुस्से से कहकर वहाँ से चली गई थी। तो मैं चौंक कर रह गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा, इसका मतलब क्या था। कहीं वो मेरे हिस्से का वक्त कहीं मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता है, वो वैसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए था इस बार उसके कहने का मतलब क्या था कि मैं रात की ड्यूटी ना करूं। यहाँ तक कि एक दिन तो मेरी बड़ी बेटी भी धीरे लफ्ज़ों में मुझसे ये कह चुकी थी कि माँ, आप कोशिश करें कि आप रात को घर पर ही रहा करें। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी एक्स्ट्रा फीस भी नहीं ली थी, और अस्पताल वाले जो भी मेरी ड्यूटी लगाते थे मैं उसे खुशी खुशी कर लेती थी। अभी मैं नाइट शिफ्ट के लिए 2 साल की बात कर रही थी कि मैं 2 साल के लिए और ज़्यादा ड्यूटी कर लूँगी, और अब अचानक से इस समय छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरी नौकरानी का नाम रानी था और वो पिछले 1 साल से मेरे घर पर नौकरी कर रही थी, और इस सारे टाइम के दौरान ना तो उसको मुझसे शिकायत थी और ना ही मुझे उससे कोई शिकायत थी। वो एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, जिसको पालने के खातिर वो मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उस नौकरानी के पहले दिन से ही कह दिया था कि तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा। इसके बच्चे इसके माँ बाप पालते थे और वो गाँव में रहते थे, और वो अकेले ही हमारे घर पर रहती थी। मैंने उससे कई बार कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ वो भी रह लेंगे। लेकिन न जाने क्या बात थी कि वो मना कर देती थी। इसके साथ वक्त अच्छा बहुत गुजर रहा था।
उसने आज तक कभी किसी की कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका रवैया कुछ अजीब सा हो गया था। वो बस हर वक्त मुझे एक ही बात करती रहती थी कि मैं अपनी ड्यूटी दिन की करवा लूँ, रात को घर पर रहा करूँ। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिरी रात को ऐसा होता घर पर क्या है, जिसकी वजह से वो इतना घबरा कर मुझे ये बात कहती है। मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी ही थी कि अचानक एक नर्स मुझे जाकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने के लिए आई है। मैंने पूछा कि क्या वो मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो कहने लगी नहीं, वो आपकी कोई रिश्तेदार है। तो मैं हैरान होती हुई बाहर आई कि मेरी ऐसी कौन सी रिश्तेदार है मुझे इस वक्त अस्पताल में मिलने आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को अपने सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे देख कर उसे पूछने लगी कि आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। तो कहने लगी कि आप ही डॉक्टर मरियम हैं। मैंने कहा कि हाँ जी, मैं ही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ में भी नहीं आया कि हुआ क्या है मेरे साथ। और जब मैं समझी कि वो भाग चुकी थी तो मैं जल्दी से उसके पीछे भागी ताकि इससे पूछ सकूं इसने मेरी तस्वीर क्यों खींची है और वो कौन है। लेकिन वो बहुत तेजी से बाहर जा चुकी थी। मैं बहुत परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी कि मेरे साथ क्या हुआ है और ये क्या मामला चल रहा है और ये औरत कौन है और किस मकसद के तहत यहाँ पर आई थी। मेरा छठा सेंस मुझे इशारा दे रहा था कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ बहुत गलत होने वाला है। इन दिनों मैं जानती थी कि मैं अपने घर वालों को और खास तौर पर अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात की ड्यूटी बहुत ज़्यादा थका देने वाली होती है और सुबह जब तक मैं उठती थी तो मेरे पति दफ्तर चले जा चुके थे। रात को जब मुझे यहाँ पर आना होता था तब तक वो ऑफिस से आए ही नहीं होते थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी काफ़ी दिनों से, उनसे बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मैंने ये सोचते हुए उन्हें कॉल की, मिलना तो नहीं, कम से कम कॉल पर ही बात कर ले, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस पर कॉल की तो उनके एम्प्लॉय ने बताया कि वह तो पिछले कुछ दिनों से ऑफिस आ ही नहीं रहे हैं। मुझे तो इस बारे में पता तक नहीं था कि वो ऑफिस जा भी रहे हैं या नहीं, लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि वे रोज़ ऑफिस के लिए ही निकलते थे, तो वो रोज़ कहाँ पर जाते थे। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैंने ये बात घर में सबको बताई तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। खास तौर पर मेरी नौकरानी के चेहरे पर मैंने खुशी देखी थी और उसी रात मैंने उसे फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वो किसी को बता रही थी कि मैडम साहिबा आज घर पर ही है, शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना उनके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती, शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबरा कर फ़ोन बंद कर दिया था और मैं इनसे जब पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी तो कहने लगी कि मैं किसी से भी नहीं कर रही थी, अपनी माँ से बस बच्चों का हालचाल ही ले रही थी। मुझे अब रानी के बारे में शक हो चुका था कि ये कोई ना कोई खिचड़ी ज़रूर पका रही है, या तो ये मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रही है या फिर यही किसी गलत काम में फंस चुकी है। मैंने सोचा था कि आज घर पर रहकर जान कर देखती हूँ कि आखिर यहाँ पर होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ था। सब लोग बड़े आराम से सो रहे थे। मेरा पति मेरे छुट्टी करने से बहुत ज़्यादा खुश था। कहने लगा कि कितना टाइम हो चुका है, हमें वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिला है। मैं सोचने लगी कि क्या वाकई ये खुश है या खुश होने का नाटक कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे इस घर से जाने के बाद इसका और नौकरानी का कोई मसला हो, इसलिए मुझे कहती हो कि आप घर पर ही रहा करो। मेरी दो बेटियां थी और एक बेटा था। बड़ी बेटी तो यूनिवर्सिटी में थी जबकि छोटी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी। बेटा सबसे छोटा था और वह स्कूल जाता था। वो इस घर में हम सब का दुलारा था और बस इतने ही थे हम लोग। तो मेरा ख्याल था कि हम सबको काम करने के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने रानी को रख लिया था। रानी के अलावा मैंने किसी को रखने की भी सोचा भी नहीं था। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख दूँ तो सबने रानी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए कहा था कि इसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, तो क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी आराम से हो गई थी। लेकिन मैं देख रही थी कि आजकल रानी और बच्चे दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग नजर आते थे। शायद वो अब उनके अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी या कोई और बात थी। मैं घर पर रहकर ये भी देखना चाहती थी, कुछ भी नहीं था। जाने रानी के ड्रामे कब खत्म होने थे। मैंने अगले दिन से अपनी नाइट ड्यूटी फिर से स्टार्ट कर दी थी। 2 दिन बाद की बात थी कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ जाती हूँ। मैं यही सोच कर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने के मंजर ने तो मुझे परेशानी में डाल दिया था। मैं इस औरत को कैसे भूल सकती थी। इतने दिन गुजर जाने के बाद उसका चेहरा मेरी आंखों में बसा हुआ था। वो वही औरत थी जिसने मेरी फ़ोटो खींची थी और भाग गई थी।
वही इसी वक्त मेरे पति के साथ खड़ी बातें कर रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे पति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उस औरत को दिए हैं और खुद वहां से चला गया है। मेरा तो सर चकरा कर रह गया था कि औरत कौन है और इसका मेरे पति के साथ आखिर ऐसा क्या रिश्ता है। मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि शायद मैं इस औरत को पहले देख चुकी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि इससे पहले मैंने इस औरत को कहाँ पर देखा है। मैंने सोचा कि मैं भी जाकर पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़ती, मैंने इसे किसी और औरत के साथ मिलते हुए देखा और वो औरत कोई और नहीं थी बल्कि मेरी नौकरानी रानी थी। इससे पहले वाली औरत ने जो पैसे मेरे पति से लिए थे उसमें से आधे उसने रानी को दे दिए और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहां से रवाना हो गई थी। ये सब देखकर मुझे तो पूरा अंदाजा हो गया था कि जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश की जा रही थी और इस साजिश में मेरा पति और मेरी नौकरानी शामिल थी। और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज इन दोनों को पकड़ कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस वक्त मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर ये भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथ कैसे पकड़ लूँगी। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, आज नहीं तो फिर कभी मैं इस हकीकत को मालूम कर कर ही रहूँगी। अस्पताल में भी मैं अपने ख्यालों में ही खो रही थी। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा और मेरी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी तबीयत खराब देख कर कहने लगे कि मेरा ख्याल नहीं है कि आप रात भर ड्यूटी कर सकोगी, आपको घर चले जाना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा था कि अगर मैं और ज़्यादा यहाँ पर रही तो शायद मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को ड्यूटी देकर बगैर बताए घर पर आ गई थी। आज से पहले मैं कभी अचानक रात को घर पर वापस नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा कि इन लोगों को जगाने से पहले मैं अपनी एक्स्ट्रा चाबी से खुद ही दरवाज़ा खोल दूँ। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। और मैं अपने कमरे की तरफ जाने ही लगी थी कि अचानक मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो मुझे कमरे के दरवाजे के बाहर मेरी बड़ी बेटी मुंह पर हाथ रखे हुए खड़ी थी। वो भी मुझे देखकर घबरा गई थी। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं घर में वापस आ सकती हूँ। चीखने की आवाज़ अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैं आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी थी कि उसने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि नहीं, आप अंदर नहीं जाएं। मैंने परेशान होकर पूछा, क्यों न जाऊं? वो चीख रही है, आखिर क्या हुआ है? मैंने उन्हें पीछे किया और एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद की चीख निकल गई, क्योंकि वो मंजर इतना डरावना था। मैंने देखा कि मेरी छोटी बेटी मेरी नौकरानी बुरे तरीके से मार रही थी और वह चीखे की आवाज़ भी इसी की थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाई तो वो भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी। रानी जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आकर पीछे छुप गई और कहने लगी कि मैं इसलिए तो आपको कहती थी कि आप रात की ड्यूटी ना किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और ये आज से नहीं है, कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम रानी को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम इस तरीके से उसे मार रही हो? मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी धक्का दे दिया और कहने लगी कि आप हम माँ बेटी के बीच में ना बोलें, आप जो भी हैं यहाँ से चली जाए। इस वक्त मुझे उसकी हालत बहुत बुरी नजर आ रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि वो अपने होशो हवास में है। दूसरी तरफ रानी बहुत बुरे तरीके से डरी हुई थी। मैंने अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि ये सब क्या है और कब से हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है? तो वो कहने लगी कि आप मेरे साथ आओ, मैं आपको सच सच बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देखकर परेशान हो रही थी कि आखिर इसको क्या हो गया है, ये मुझे ही क्यों नहीं पहचान रही है। रानी कमरे से निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ यूं भागी जैसे कि एक मिनट भी यहाँ पर रही तो वो किसी से पकड़ न जाए। मैं परेशान होते हुए अपनी बड़ी बेटी के साथ उसके कमरे में आ गई तो वो कहने लगी कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है आपकी वजह से ही हो रहा है। रानी ने इतनी बार आपको कहा था कि आप नाइट ड्यूटी ना किया करें और मैं भी आपको धीरे लफ्ज़ों में कहा था कि आप रात को घर पर रहा करें, लेकिन आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप ज़रा याद करो कि आपने आखिरी बार घर पर हम बेटियों के पास बैठकर हमें कब प्यार किया था या हमारे दिल की कोई बात सुनी थी। इसकी बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए चुप रह गई थी, क्योंकि वो सच कह रही थी। क्योंकि मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक को पूरा किया था। मेरे पति जो बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मेरे क्या शौक है, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से मना नहीं किया था और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने की इजाज़त दे दी और शुरू से ही मेरे बच्चे नौकरानी नहीं पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को वक्त दूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती थी और मेरा ज़्यादातर वक्त अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने बच्चों को बेहतरीन पढ़ाई और परवरिश करूं।
हाँ, मैं ज़्यादातर पूरे वक्त नहीं दे पाई थी उनको, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी, उन्हें प्यार नहीं करती थी। बड़ी बेटी कहने लगी कि मैं तो जैसे तैसे कर कर अपने आप को समझा लेती थी कि हमारे माँ बाप के पास हमारे लिए वक्त नहीं है। लेकिन वो छोटी है, कॉलेज में गलत सोबत में पड़ गई थी, उसे माँ के प्यार की ज़रूरत होती थी जो उसे नहीं मिला। वो दिमागी बीमारी का शिकार हो गई है। वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा रानी को मार कर निकालती है, इसलिए उसे लगता है कि वो उसकी माँ है। क्योंकि आप इसे कभी कोई गिला ही नहीं किया, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वो रानी को ही अपनी माँ समझती हुए उसे बुरे तरीके से मारती है और अपने अंदर का सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। और जब फिर सुबह होती है तो वो रानी से सिर्फ माफ़ी मांगती है, बल्कि उसे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि वो आपको कुछ ना बताए। रानी बेचारी भी आखिर कहाँ तक सब्र करती। वो आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको बस यही कहती थी कि आप रात को घर पर ही रहा करो। कभी वो उससे लड़ ले और प्यार से फरमाइश करती, और सारी रात उससे खाना बनवाने के बाद उसे अपने हाथ से खिलाने की फरमाइश करती, तो कभी कुछ और करती। क्योंकि एक बेटी अपनी माँ से चाहती है, वो रानी से कहती थी कि वो उसकी माँ बनने का नाटक करे, उसे वो सब कुछ दे, और जब रानी मना करती थी तो वो उसे मारती थी। बेटी की बातें सुनकर अब मुझे समझ में आ गया था कि रानी ऐसा क्यों कहती थी कि आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। शायद वो सारा गुस्सा और सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे लिए ही थी जो रानी पर निकलती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ ये सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति का उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और रानी के अलावा ये कोई नहीं बता सकता था। मैंने रानी से जाकर पूछा तो वो कहने लगी कि बेगम साहिबा, आप तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो मैं आपकी बेटी की जो भी हालत थी वो आपके पति को बता दी थी। उन्होंने एक डॉक्टर को ये सारी बात बताई और उससे दरख्वास्त की कि वह आपकी बेटी के साथ कुछ टाइम लेकर उसे ठीक कर दे। वो नहीं चाहते थे कि आपको इस मामले के बारे में पता चले और आपको टेंशन हो। वो डॉक्टर वहीं थी। उस डॉक्टर ने आपका पता पूछा तो सबको मना करने के बावजूद भी आपके अस्पताल का एड्रेस दिया था, तो इसलिए उसने अपनी जो भी फीस ली थी उसमें से थोड़े पैसे मुझे भी दे दिए थे। और उसी दिन आपने हमें देख लिया होगा, क्योंकि उसके बाद मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई थी। मैं छुप कर बात भी उसी से करती थी। जब मेरी इस नौकरानी से बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि आपने उस दिन अस्पताल में ऐसी हरकत क्यों की थी, तो वो कहने लगी कि मैं बस आपको दिखाना चाहती थी और ये एहसास दिलवाना चाहती थी कि अस्पताल से बाहर भी एक दुनिया है, और मेरी हरकत के बाद कम से कम आप परेशान हो जाती हो और इसी बहाने आप अपने घर पर भी देख लेती। मैं शर्मिंदा हो गई थी। असल में अस्पताल में ड्यूटी की वजह से अपने बच्चों को कुछ टाइम नहीं दे पाई थी। मेरी छोटी बेटी शुरू से ही अपने आप में रहने वाली बच्ची थी और मैंने कभी इस पर वैसे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो ऐसी संगत में पड़ गई थी और इस बीमारी का शिकार हो गई थी। वो ड्रग्स लेने लगी थी, वो गलत संगति में पड़ गई थी। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब नाइट ड्यूटी नहीं करूँगी, अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दूंगी। और जैसे टाइम गुजरता गया मेरी बच्ची ठीक होती गई।